हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आंसर हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हैं, जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट से हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन हमारे सामने जैसे देख रहे हैं आप, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उनमें हमने केल्विन में चेंज किया था। टेम्परेचर को सेल्सियस में दिया गया था, केल्विन में चेंज करना था। तो जितना भी आपको सेल्सियस में दिया गया था उसमें आपने 273 ऐड कर देना था। रिजल्ट में जो आंसर आता है वो केल्विन में चेंज हो जाता था। उसमें हमने 273 ऐड किया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 300 केल्विन है, तो इसमें से अगर हम 273 केल्विन माइनस कर देते हैं तो सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा। जैसे 300 में से 273 अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 27 डिग्री सेल्सियस या 270 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 573 ये जो आंसर है उसमें से भी आप 273 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इस तरह से ये वेरी कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं एक तरह से दूसरे तरफ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। आपको डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हैं, इनको आपने चेंज करना है केल्विन में। 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है। तो बहुत आसान है, इसमें आप ऐड कर दोगे 273 केल्विन में अगर चेंज करना है तो जैसे ही ऐड किया 298 केल्विन आ गया। 373 डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड करते हो तो आंसर आ जाता है 646 केल्विन। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये लेबोरेटरी में दो ऑब्जर्वेशन ली गई है और उनको आपने बताना है कि क्या इसका रीजन है। पहली यहाँ पर स्टेटमेंट है, नेफ्थलीन बाल्स डिसअपियर्ड विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन जो बाल होती है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट एनी चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। और या ये कह सकते हो सॉलिड स्टेट वहां पर कुछ नहीं बचती। तो ऐसी एक ही प्रोसेस होती है जिसमें ऐसा कुछ होता है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस स्टेट, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये सब्लिमेशन शो किया है, इसीलिए इवेपोरेशन हो गया उसका और वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बी पॉइंट यहाँ पर है, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें परफ्यूम की जो स्मेल है वो बहुत दूर बैठे हुए भी आ सकती है। ऐसा क्यों? बहुत आसान है, इस फिनोमिना को हम डिफ्यूजन फिनोमिना कहते थे। यानी एक टाइप के मैटर का दूसरे टाइप के मैटर के साथ मिक्सअप हो जाना पार्टिकल का डिफ्यूजन कहलाता है। अब परफ्यूम जो है वो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाता है गैसियस जो एनवायरनमेंट है हमारे चारों तरफ उसमें, और इसीलिए डिफ्यूज होकर के वो पूरे सिस्टम में फैल जाता है। हम बड़ी आसानी से उसे महसूस कर सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं इसकी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको अलग अलग टाइप के मैटर्स दिए गए हैं और आपको उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अरेंज करना है। अब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है तो सबसे पहले आपको रखना है जिसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमें पता है गैसीय स्टेट में सबसे कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो गैसियस फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है उसमें सबसे कम फोर्स होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी वाटर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है, और उससे ज़्यादा होती है सॉलिड फॉर्म में, तो शुगर लिख देंगे। तो हमारे पास एक ऑर्डर मिल जाता है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये पूछता है आपसे कि टेम्परेचर अलग अलग दिया जाता है वाटर का और आपको बताना है कि वहाँ पर उसकी स्टेट कैसी होगी।
25 डिग्री सेल्सियस यानी अप्रोक्सीमेट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो इसमें जो वाटर होता है लिक्विड स्टेट में होता है, सबको पता है। रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है लिक्विड स्टेट में होता है। और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसमें हमें पता है कि वो थोड़ा सा आइस बनना स्टार्ट हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है और बॉयल होना भी स्टार्ट हो जाता है, यानी वो वेपर्स फॉर्म में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। आपको स्टेटमेंट दी गई है और उनको सही मानते हुए आपने रीजन बताना है। बहुत आसान है, हमें बताना है कि रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है। तो हम क्या कहेंगे, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइडिटी एंड डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। फ्लूइडिटी तो है, वॉल्यूम भी है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। और ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, एक लिक्विड की होती है। अगला पॉइंट हमारे पास है, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, रिजिड बिहेव करती है, बिल्कुल करती है। और डेफिनेट शेप होती है, बिल्कुल होती है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बिल्कुल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, सॉलिड की थी। तो इस तरह से हमने कह दिया इनको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, तब इसका आंसर लिखने में हमें आसानी होगी। ये कहता है कि मान लीजिए हमें एक एक गिलास में या किसी भी बर्तन में पानी रखा हुआ है और उसको सॉलिड बनाना है, यानी आइस बनाना है। तो हम इसे कहाँ पर रखें, एक ठंडा एनवायरनमेंट है जिसमें पानी ही पानी है उसमें रख दें, या फिर बर्फ पड़ी है चारों तरफ उसमें रख दें। तो जल्दी सॉलिड बनने के चांस किस में होते हैं। जब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हमें ऑब्जर्वेशन भी समझ में आ जाती है। तो हमें पता है जहाँ पर बर्फ रखी होगी वहां पर इसके जल्दी ठंडा होने के चांसेस होते हैं। अब इसका रीजन हमें बताना है। बर्फ क्योंकि कम एनर्जेटिक होती है, यानी इसके पार्टिकल मूव नहीं करते, यानी उनमें एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब है वो पानी में से एनर्जी ज्यादा ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं एज कंपेयर टू अगर हम पानी रख दें चारों तरफ। क्योंकि पानी के पार्टिकल पहले ही एनर्जेटिक हैं, तो वो क्या करेंगे, लेस एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे। और एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने का मतलब है हीट एब्जॉर्ब करना अंदर वाले पानी की। और जब उसकी हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी बाहर एनवायरनमेंट में तो वो ठंडा हो जाएगा अपने आप। यही वजह है कि जब हम आइस रखेंगे चारों तरफ तो वो जल्दी हीटिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी क्या है, ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्ट्रीम। ये कहता है कि आपको अपने आप मान लेते हैं कोई मिस हैपनिंग हो गई आपसे, आपने गलत या फिर कह सकते हो गर्म पानी था, बॉइलिंग वाटर, उसमें हाथ डुबो दिया तो हाथ जलेगा आपका डेफिनेटली। दूसरे केस में आपने भाप के ऊपर हाथ रख दिया, इसमें भी जो है गर्म होते हैं भाप भी। तो ये कहता है ज्यादा नुकसान भाप वाले केस में होगा। ऐसा क्यों, यही है, रिलेटेड है एनर्जेटिक से। जो वाटर होता है लिक्विड स्टेट में उसके पास एनर्जी कम है एज कंपेयर टू वाटर इन वेपर स्टेट। वाटर वेपर स्टेट में होता है या फिर हम कह सकते हैं स्टीम स्टेट में होता है, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। यही वजह है, इसी एनर्जी की वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है और हमारा हाथ जल जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9th। हमें ए बी सी डी ई एफ की जगह वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो इस पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करते हो। सबसे पहले ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर एरो दिखाते हैं प्रोसेस को। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जो प्रोसेस हमें लेके जाती है वो मेल्टिंग होती है। दैट
यहाँ पर इसका मतलब एक ही जगह क्या आना चाहिए, मेल्टिंग आना चाहिए। अब अगले एरो की बात करें तो लिक्विड से गैसेस की तरफ जा रहा है, और ऐसा एरो जो हमें लिक्विड से गैसियस फॉर्म में लेके जाए, ऐसी प्रोसेस कौन सी होती है, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग भी कह सकते हो इसको। उसके बाद रिवर्स होते हैं, गैस से लिक्विड की तरफ जो प्रोसेस हमें लेके जाती है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे वाटर के ऊपर, बॉइलिंग वाटर के ऊपर अगर हम ढक्कन लगा दें कोई, तो उसके नीचे लिक्विड जमा हो जाते हैं, यानी कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड से सॉलिड की तरफ जो हमें प्रोसेस लेके जाती है उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो ए बी सी डी इन की जगह तो हमने वर्डिंग लिख दी है। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस की तरफ जो जाता है प्रोसेस से, और गैस से जो सॉलिड की तरफ जाता है, ये एरोज सब्लिमेशन को शो करेंगे, क्योंकि वही प्रोसेस है जो हमें सॉलिड से गैसेस की तरफ लेके जाती है या गैस से एकदम सॉलिड की तरफ जाती है, यानी इंटरमीडिएट स्टेट इस केस में नहीं होती। तो ये डायग्राम में ए बी सी डी के मीनिंग हमने समझ लिए हैं। एक बार आंसर और मैच कर लेते हैं। ए मेल्टिंग, जैसा कि हमने बताया था। बी बॉइलिंग, वो भी हम बता चुके हैं। सी कंडेंसेशन, फिर सॉलिडिफिकेशन, और बाकी दो सब्लिमेशन। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करेंगे, आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।